भारत में राजनीति और समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें से एक है वक्फ बोर्ड की ताकत। क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की ताकत इतनी विशाल हो सकती है कि सरकार भी इसके फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ बोर्ड की ताकत, इसके प्रभाव और इसके इतिहास के बारे में। साथ साथ इसके जानेंगे कामकाज के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि सरकार क्यों इसके सामने बेबस नजर आती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्यों लाया गया। वक्फ बोर्ड की व्यवस्था इसलिए लाई गई ताकि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर समाज की भलाई के लिए समर्पित कर सके, जैसे मस्जिद बनवाना, स्कूल या अस्पताल बनवाना या फिर गरीबों की मदद करना। जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए और अपनी जायदाद, जमीन, दुकान ये सारी चीज़ें भारत में ही छोड़ गए, तो इन संपत्तियों का क्या हुआ? जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो उनकी संपत्तियाँ सरकार की निगरानी में आ गई। भारत सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाए और इन संपत्तियों को कस्टोडियन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी के अधीन रखा गया। बोर्ड की भूमिका इसमें कैसे जुड़ी? मामलों में संपत्तियां पहले से वक्फ के अंतर्गत आती थी और बाद में इन्हें वक्फ प्रॉपर्टीज घोषित कर दिया गया ताकि इनका धार्मिक और सामाजिक उपयोग बना रहे। मतलब जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी अपनी छोड़ कर गए थे तो उन्हीं प्रॉपर्टियों को देखभाल करने के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई और उन्हीं प्रॉपर्टी को दर्ज किया गया वक्फ बोर्ड में। तो सरकार ने इन संपत्तियों को एक नाम दिया गया इवैक्यू प्रॉपर्टीज, यानी जो लोग चले गए उनकी छोड़ी हुई संपत्ति। आज भारत में करीब 8 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ ज़मीनें हैं। कई ज़मीनें उन्हीं लोगों की हैं जो बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे। तो चलिए अब समझते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप और टू डेडिकेट परमानेंटली। जब कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन, मकान या पैसा अल्लाह के नाम पर डोनेट करता है ताकि वे सोशल वेलफेयर के काम में आए तो उसे वक्फ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन डोनेट कर देता है और उसमें स्कूल या फिर हॉस्पिटल बनवा देता है तो वो ज़मीन अब वक्फ के नाम हो जाती हैं और वह वक्फ बन जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि वक्फ की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी इस्लामिक समाज में इस्लामिक समाज से हुई थी और सबसे पहले वक्फ मानी जाती है हजरत उमर को, जिनके द्वारा एक बाग को दान में दिया गया था। भारत में वक्फ का तेजी से विस्तार हुआ मुगल और सल्तनत काल में, जिसमें मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान आदि वक्फ संपत्तियों को दान में दिए गए और इन्हें बनवाया गया एक्ट। इसके बाद 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया गया जिसका नाम था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। इससे वक्फ संपत्तियों को कानून की मान्यता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने पहला वक्फ एक्ट बनाया 1954 में, जिसमें वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। सभी स्टेट्स में एक एक वक्फ बोर्ड को बनाया जाएगा और इसके बाद इसे चलाने के लिए और इससे सलाह देने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब सारे स्टेटों में वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे और इसे जो रेगुलेट करेगा, इसे जो सलाह देगा वह देगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल से कनेक्ट रहेंगे ये सारे जो स्टेट्स में वक्फ बोर्ड रहेंगे। तो अब विवाद यहीं से शुरू होता है। कानून के सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति पहले कभी वक्फ रही है तो उसे बिना कोर्ट के आदेश के ही वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। अब आप सोचिए कि आपकी ज़मीन पर अगर वक्फ को बोर्ड दावा कर दे तो आप क्या कर पाएंगे। और इसी कारण लोगों का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड को इतना ताकत देना संविधान के खिलाफ है। भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन अगर कोई बोर्ड आपकी प्राइवेट ज़मीन को सिर्फ शक के आधार पर हड़प ले तो ये कहाँ का न्याय है। और इसके बारे में समझते हैं कि 2025 यानी 2025 में ये चर्चा का विषय क्यों रहा। 2025 में कई राज्यों में वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से जुड़े मामले सामने आए, जहाँ लोगों की ज़मीनें वक्फ घोषित कर दी गई। इससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और लोग पूछने लगे कि क्या मेरी ज़मीन भी खतरे में है। तो इसी को देखते हुए बार बार इस वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया। सबसे पहला जब ब्रिटिश में 1913 में इसे कानून की मान्यता दी गई। इसके बाद भारत सरकार ने भी इस पर कानून बनाया 1954 में। इसके बाद जब 1954 में कानून बनाया तो इसके बाद दूसरा कानून बनाया 1995 में। और इसी तरीके से इसमें लगातार संशोधन होते चले गए। 2013 में संशोधन हुआ, इसके बाद 2023 में संशोधन हुआ। चलिए इससे समझते हैं कि जो पुराने कानून थे तो अब के कानून में क्या चेंजेस किए गए हैं।
इसमें वक्फ बोर्ड के जो पुराने कानून थे और नए कानून जो अब बने हैं इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुराने कानून है और यहाँ इस तरफ है नए कानून। सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस ज़मीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकता। तो इसमें यह सुधार किया गया है कि नए बिल के अनुसार ज़मीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी की ज़मीन अगर हड़प ली जाती है, कोई जलन के मारे भी ऐसा काम कर देता है कि वक्फ बोर्ड में डाल देता है, तो इससे क्या होगा कि वह अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इसके बाद इसमें दूसरा चेंजेस किया गया है। पुराना कानून था दूसरे में कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और अब के कानून में बदलाव किया गया है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके बाद हम तीसरा इसमें बदलाव देखें तो यदि किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। जबकि अब चेंज किया गया है कि जब तक किसी ने वक्फ बोर्ड को दान में ज़मीन ना दी हो तो उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। मतलब मस्जिद बना हो या कोई मदरसा बना हो या कब्रिस्तान बना हो, जब तक कोई उसे स्वयं जाकर नहीं वक्फ बोर्ड में डालेगा वह ज़मीन, तब तक वक्फ अपने नाम ज़मीन नहीं करेगी, वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होगी। इसके लिए यहाँ पर तीसरा चेंज किया गया है। और इसके बाद चौथा चेंज किया गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी, जबकि वक्फ बोर्ड में चेंज किया गया है कि अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के सदस्य भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और ये सब काम को संभालेगा कौन, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं वह डीएम इस वक्फ बोर्ड को संभालेंगे। तो राज्य स्तर पर जो वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं तो वहाँ पर डीएम संभालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ पर बवाल होता है तो इसे धीरे धीरे कानून का दर्जा देने के लिए या इसे लोगों के हिसाब से मैनेज करने के लिए संशोधन करना पड़ता है। तो उसी संशोधन को लेकर ये बवाल मचा था और इसमें अब 4 चेंजेस किए गए हैं वक्फ बोर्ड में, जिसमें कि पुराने और नए में हमने अंतर देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना होगा वक्फ बोर्ड की ताकत और इसके प्रभाव के बारे में। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड को और ताकत मिलनी चाहिए या फिर इस और नियंत्रण की आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और इसके बारे में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।